नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। देश में चुनाव का माहौल है। 3 नवंबर से विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आते ही खत्म हो जाएंगे। आपको बता दें, 3 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हुआ, मिजोरम में चुनाव हुआ और अब 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। 25 नवंबर को चुनाव होंगे राजस्थान में। हम बात करेंगे राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान की राजनीति इस समय बहुत ही ज्यादा जो है वो गर्माई हुई है। दर्शकों, आपको बता दें, लगातार जहां राजस्थान में इस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दूसरे को कांटे की टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है, वहीं अब यहाँ पर राजस्थान की राजनीति में बागीपन भी देखने को मिल रहा है। बगावती सुर बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत इस वक्त मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है, लेकिन अपने पद को बचाए रखने के लिए और कांग्रेस की सरकार को दोबारा राजस्थान में लाने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और ये मशक्कत सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, बीजेपी को भी करनी पड़ रही है, क्योंकि इस वक्त राजस्थान में बीजेपी की स्थिति कांग्रेस के मुकाबले देखी जाए तो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रही है, क्योंकि वो पहले से ही जहां एक तरफ कंफ्यूजिंग स्टेट में चल रही थी राजस्थान को लेकर, ना अभी तक कोई सीएम फेस डिक्लेयर किया है और अलग अलग अटकलें जो हर दिन राजस्थान से आती रहती हैं उसको लेकर, और अब उनकी तरफ से भी कई जो विधायक रहे हैं उन्होंने बागीपन जो है वो अपना लिया है। इसी को लेकर आज के हमारे इस खास प्रोग्राम 2024 के महासंग्राम में बात करेंगे हम हमारे साथी पत्रकार अक्षय से। अक्षय, सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान में इस वक्त दोनों ही पार्टियों के विधायकों ने बागीपन अपना लिया है, कांग्रेस हो या हो भाजपा, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं और किस तरीके से ये बागीपन जो है वो यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए तुषार, निश्चित तौर पर इसमें दोहराई नहीं है कि जिन विधायकों ने यहाँ पर बागी रुख अख्तियार किया है, चाहे वो यहाँ पर बीजेपी के विधायक हो, चाहे यहाँ पर पूर्व में या वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हो, वे यहाँ पर पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। इसका सीधा उदाहरण मुझे लगता है कि राजपाल सिंह शेखावत से ले सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की राजस्थान में जो अपनी पहली सूची जारी की थी, उसमें 3 बड़े सांसदों का नाम हमें देखने को मिल रहा था और काफी बड़े नामों में शुमार था एक बड़ा नाम यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रहे यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जिस तरह से हमें देखने को मिला कि 41 उम्मीदवारों की पहली सूची में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को यहाँ पर झोटवाड़ा की विधानसभा सीट से टिकट दिया गया और जैसे ही यहाँ पर बीजेपी ने झोटवाड़ा की विधानसभा से राज्यवर्धन को टिकट दिया तो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन झोटवाड़ा से उठने लगा यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खिलाफ। और इसकी बड़ी वजह यही थी कि जो मौजूदा विधायक यहाँ पर बीजेपी की तरफ से झोटवाड़ा से है, राजपाल सिंह शेखावत, जिनका प्रदर्शन पार्टी ने अच्छा नहीं माना। पार्टी ने मानकर चला कि जो वो क्षेत्र है झोटवाड़ा का विधानसभा क्षेत्र, उसका माहौल ऐसा है कि वो इस समय खिलाफ में ज्यादा वोट करेगा यहाँ पर राजपाल सिंह शेखावत के। और यही एक बड़ी वजह रही कि यहाँ पर सीट में टिकट में परिवर्तन किया गया और यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया। और देखिए बागी का जिस तरह आपने बात की, यहाँ पर उसके बाद से बात सामने आई निकलकर राजपाल सिंह शेखावत की तरफ से कि अब यहाँ पर कर्तव्य पर्चा भरने वाले हैं। अब हम इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि केवल एक क्षेत्रीय नेता का टिकट मात्र कटने से इतना विरोध पार्टी को झेलना पड़ा, तो अगर वो नेता यहाँ पर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है या निर्दलीय अगर वो पर्चा भर देता है, उम्मीदवार निकलकर सामने आता है, तो वो कितने ज्यादा यहाँ पर वोट काट सकता है। तो मुझे लगता है कि एक सही उदाहरण होगा इस चीज को समझने का कि यहाँ पर जो बागियों ने जो अपना बागी रुख अख्तियार किया है, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे यहाँ बीजेपी के हो, वो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही दलों में एक नहीं कई बागी है। मैं कहूंगा अगर यहाँ पर 10, 12, 15 से भी ज्यादा संख्या है यहाँ पर बागी विधायकों, बागी मौजूदा नेताओं की बीजेपी में भी, साथ ही कांग्रेस में भी, जो दोनों पार्टियों कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बहुत भारी नुकसान पहुंचाने की कहीं ना कहीं ताकत रखते हैं। जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर अक्षय ने बताया कि ये बागी नेता जो है, अगर इनके हौसले बुलंद जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं और इनको रोका नहीं गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकता है। अगला सवाल अक्षय मेरा आपसे ही रहने वाला है। राजस्थान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, और बात करें बीजेपी की तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग स्टेट में दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं राजस्थान में यहाँ पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी दिखाई दे रही है। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, जहां अभी तक राजस्थान में सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया गया है बीजेपी की ओर से? तो क्या ये सीएम फेस डिक्लेयर ना करना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा या नुकसान यहाँ पर देगा? लेकिन जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही है उससे यही लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करना बीजेपी को पूरी तरह से यहाँ नुकसान की ओर ही ले जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के पास राजस्थान में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उस शख्स को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, वो वसुंधरा राजे है। और वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति में महारानी का दर्जा दिया जाता है, महारानी उन्हें कहा जाता है। जैसे कि यहाँ अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को यहाँ पर महारानी कहा जाता है। और ये चीज भी यहाँ भूलने वाली कतई नहीं है कि वसुंधरा राजे को क्षेत्रीय राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में 40
35 साल से भी ज्यादा का अनुभव है और वो मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। तो यहाँ पर उनको दरकिनार करना पार्टी को भारी पड़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह खुद मुझे लगता है वसुंधरा राजे ही रह गया। आमतौर पर देखने को मिलता है कि जब यहाँ पर किसी भी पार्टी की, मान लीजिए किसी राज्य में सरकार है, तो विपक्षी पार्टी का जो प्रमुख लीडर होता है उस राज्य में, वो पूरी तरह से मोर्चा उस सरकार के दौरान खोल देता है, उसकी कमियां उजागर करता है। लेकिन वही कमी यहाँ वसुंधरा राजे को देखने को मिली। जिस तरह से यहाँ पिछले 5 सालों में जो खराब चीजें यहाँ अशोक गहलोत की सरकार में रही, सबसे ज्यादा मैं जिक्र अगर इस बात का करूं, पिछले साल जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस में आंतरिक कलह देखने को मिला था, उसके बावजूद यहाँ पर एक मुद्दा बनाया जा सकता था बीजेपी के द्वारा। ये बहुत ही बड़ा मुझे लगता है मौका था, जो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ने पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके अलावा ये चीज नहीं भुलाई जा सकती कि उदयपुर में जिस तरह पिछले साल कन्हैया लाल एक टेलर का मर्डर हुआ था, वो एक बड़ा मुद्दा वहां पर बना था। कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान का है उस पर बड़े सवाल खड़े हुए थे और वो चीज भी बीजेपी के द्वारा मुद्दा बनाई जा सकती थी, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव थे। तो वो चीज भी यहाँ वसुंधरा राजे ने मिस की। और वसुंधरा राजे की जिस तरह से करीबी पिछले कुछ सालों में अशोक गहलोत के साथ देखने को मिली, इससे ये बात जब जाहिर है, इससे हर कोई वाकिफ है। तो यही एक बड़ी वजह लगती है कि जो मौके यहाँ पर बीजेपी को मिले, खासतौर पर वसुंधरा राजे को मिले, यहाँ पर अशोक गहलोत के खिलाफ यहाँ पर माहौल तैयार करने के लिए वसुंधरा राजे ने उन मौकों को नहीं भुनाया। और यही एक बड़ी वजह लगती है कि पार्टी ने उन्हें दरकिनार किया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए यही चीज आ जाती है कि पार्टी ने लगातार टिकट देने से पहले वसुंधरा राजे को दरकिनार किया। तमाम यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं में देखने को मिला कि वसुंधरा राजे को मंच पर इतना संबोधन का मौका नहीं मिला। कुछ रैलियों में, कुछ जनसभाओं में वसुंधरा राजे यहाँ तक पहुंची तक नहीं थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर टिकट बंटवारे की बारी आई तो वसुंधरा राजे को टिकट देना ही पड़ा। ये चीज पार्टी इस चीज से खुद को पीछे नहीं हटा सकती थी कि वसुंधरा राजे को टिकट ना दे, क्योंकि उनका टिकट काट के यहाँ किसी और को टिकट देना या उनको टिकट ना देना पार्टी को भारी पड़ सकता था, बहुत ही ज्यादा। जी, तो जिस तरीके से अक्षय ने बहुत ही डिटेल में आपको बताया कि कैसे यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कंफ्यूजिंग स्टेट में जो दिखाई दे रही है, उसका असली रीजन क्या है। दरअसल दर्शकों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। और अगर हम हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में देखें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ही स्टेट में इस वक्त कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं इस वक्त बैकफुट पर और कहीं ना कहीं नीचे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके के सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो चुनावी नतीजा जो 3 दिसंबर को आएगा वो इन तीनों स्टेट में कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त पाता हुआ, यानी कि सरकार बनाता हुआ देखा उसमें जा सकता है। इसी के तर्ज पर आखिरी सवाल में लेना चाहूंगा अक्षय से, राजस्थान बीजेपी यहाँ पर पुरजोर कोशिश कर रही है और इस समय वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। जिस तरीके के सर्वे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी मैंने बताया यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस अपना पूरा दमखम झोंक रही है और एक के बाद एक जो रैलियां कर रही है, तमाम बड़े बड़े नेता दोनों ही पार्टियों की तरफ से उतर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे दिख रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर नतीजे आते हैं तो क्या सच में यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई पाई जाएगी? देखिए तुषार, यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि अगर यहाँ कांग्रेस राजस्थान बचा लेती है तो कांग्रेस पूरी तरह से मुझे लगता है तैयार है 2024 के रण के लिए। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि हमें ये समझना होगा कि कांग्रेस क्यों मजबूत मानी जा रही है। बावजूद इसके हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि राजस्थान में लगातार जिक्र है एंटी इनकम्बेंसी का, यानी कि अशोक गहलोत की राजस्थान में सरकार के खिलाफ किस तरह सत्ता विरोधी लहर है, इसका पुरजोर यहाँ पर जिक्र है और उस बात से हर कोई वाकिफ भी है। और ये चीज हर जगह देखने को मिलती है, चाहे किसी भी राज्य की विधानसभा चुनाव हो या यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी क्यों ना हो। जब किसी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ यहाँ उस क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर होती है तो उसका सीधे तौर पर फायदा मिलता है। बड़ा फायदा यहाँ पर मिलता है विपक्षी पार्टी को, जैसे कि 2014 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिला। यूपीए कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के खिलाफ जिस तरह देश भर के और खास तौर पर उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे वहां पर एंटी इनकम्बेंसी पूरी थी और उसका फायदा पूरी तरह से बीजेपी को मिला। बीजेपी का हमें देखने को मिला कि बीजेपी प्लस को उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनावों में 73 लोकसभा सीटें मिली, एक रिकॉर्ड बीजेपी ने कायम किया। तो यहीं पे जो एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में रही, बीजेपी उसका फायदा नहीं उठा पाई और कांग्रेस ने उसको कवर कर दिया। 3 चीजें मैं आपको बता देना चाहूंगा छोटी सी बात के साथ, अपना फिर ये पेशकश हम खत्म भी करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर ERCP योजना यहाँ कांग्रेस के द्वारा लागू की गई, जो यहाँ पर राजस्थान में अब तक कांग्रेस का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जो ERCP योजना राजस्थान में यहाँ पर आचार संहिता लगने से ठीक पहले कांग्रेस ने लागू कर दी, जिसने जो सत्ता विरोधी लहर है कहीं ना कहीं इसको कम किया। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर इंदिरा जन कल्याण योजना यहाँ पर राजस्थान सरकार ने चलाई, जिसके तहत यहाँ पर जो राजस्थान में रहने वाले लोग हैं उन्हें 25 लाख रुपए तक का उनका जो इलाज होगा
वो मुफ्त होगा, यानी कि 25 लाख रुपए तक का जो इलाज होगा वो सरकार भरेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो की पॉइंट मुझे लगता है राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत ने चला, वो यही रहा कि यहाँ पर जो शख्स होगा उसको जरूरी नहीं है कि वो राजस्थान का वोटर हो, चाहे वो किसी दूसरे राज्य का रहने वाला हो और राजस्थान में रह रहा हो, उसे भी 25 लाख रुपए तक का इलाज जो है सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। और इसके अलावा तीसरी चीज यहाँ पर रही कि जो यहाँ पर भोजनालय की योजना सरकार ने चलाई, जिसके तहत यहाँ पर राजस्थान में एक सरकारी रसोई में केवल 8 रुपए में खाने की थाली मुहैया कराई जा रही थी। तो ये 3 चीजें रही है जिससे यहाँ कांग्रेस ने सत्ता विरोधी लहर को कहीं न कहीं अपने नियंत्रण में ले लिया है और बीजेपी उसका फायदा नहीं उठा पाई। तो ऐसे में संभावना कांग्रेस की सत्ता में आने की बढ़ गई है। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से यहाँ पर अक्षय ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने अपने विरुद्ध उठ रही आवाजों को जो है जल्दी से कवर किया और इतने बखूबी कवर किया कि अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे यहाँ पर कांग्रेस हमें दिखाई दे रही है। बहरहाल 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब ये साफ हो जाएगा कि यहाँ पर कांग्रेस सच में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है या फिर बीजेपी। बहरहाल तब तक के लिए हम चलते हैं 2024 के महासंग्राम में महज इतना ही। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।